हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं OIC के बारे में। OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, अगर हम मेंबरशिप के दायरे में देखें तो यूनाइटेड नेशन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 57 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। अगर थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री को हम देखें कि क्या कारण था OIC को एस्टेब्लिश करने का, तो 1967 में एक अरब इजरायली वॉर होता है जिसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस 6 दिन के वॉर में ये डिसाइड किया जाता है कि अरब कंट्रीज ने ये साथ मिलकर के कोशिश की कि इजराइल के ऊपर अटैक किया जाए और जो भी यहाँ पर जूस आकर के रहने लगे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम जो वॉइस हैं, उनके लिए एक परेशानी क्रिएट होगी। अरब कंट्रीज ने सोचा, अटैक किया इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने 6 दिन में ही बहुत सारी कंट्रीज जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इनके बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर कर लिया। मतलब कोशिश की गई थी इजराइल को हराने की, लेकिन इजराइल में काउंटर में अरब कंट्रीज को हरा दिया। तो 1967 का जो ये वॉर हुआ, इसके बाद में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ये लगने लगा कि उनको अपनी वॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए, और इसीलिए 1969 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जो नींव है उसको रखा गया। 25 सितंबर 1969 को एक अल अक्सा मॉस्क्यू है जेरूसलम में, वहाँ पर जियोनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा एक फायर अटैक हो जाता है। वो मेजर रीजन माना जाता है, लेकिन देखो वो तो इंस्टेंट रीजन था। जैसे कि 1857 की जो इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी हमारे इंडिया में, जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो ये माना जाता है कि जो वहाँ के सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, उनको ऐसे कारतूस दिए गए जिनके ऊपर गाय की और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो ये तो देखो इंस्टेंट रीजन था। किसी भी चीज का नींव रखने का इंस्टेंट रीजन होता है और एक लॉन्ग टर्म से रीजन चला आता है। लॉन्ग टर्म से हमने बहुत सारे रीजन देखे हैं। जैसे हम 1857 की जब वॉर को पढ़ते हैं तब भी हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल कल्चर ऐसे परेशानी थी जिसकी वजह से धीरे धीरे होकर के, जैसे फार्मर्स को बहुत सारी परेशानी थी, वो सारी चीजें जुड़ करके एक आउटबर्स्ट हुआ था, एक तरीके से विरोध किया गया था, रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 के वॉर में। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 1969 में जो फायर अटैक हुआ, वो तो एक इंस्टेंट रीजन था। जो पहले जो एक लॉन्ग टर्म में जो रीजन चला हुआ था वो यही था कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरीके से डर सताने लग गया था। उनको लगता था कि हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट करने की हमें आवश्यकता है, और इसीलिए 25 सितंबर 1969 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की नींव रखी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेदा, सऊदी अरेबिया में है। इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इसका मेंबर कंट्री है। इसका मेन रीजन क्या है, एम क्या है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, और पूरे वर्ल्ड के जो वेरियस पीपल हैं उनके बीच में इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करना, इसका मेन एम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मतलब इसका जो वर्क होता है वो इन 3 लैंग्वेजेस में हो सकता है, अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। आपका क्वेश्चन ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होता है और UN की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं और उनके क्या क्या नाम है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 57 इसके मेंबर स्टेट हैं। देखो, 2019 में फॉरेन जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं ना 57, उनकी मीटिंग होती है। उसमें पहली बार हमारे इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर को वहाँ पर इनवाइट किया जाता है, और सुषमा स्वराज इसमें रिप्रेजेंट करती हैं।
इंडिया को रिप्रेजेंट होने का मेजर रीज़न ये था कि बांग्लादेश ने इस चीज़ को इनिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी 10% तो इंडिया में रहती है और इंडिया को इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। शुरुआत में आप ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकते हो इंडिया को, बाद में एज ए मेंबर कंट्री भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन देखो पाकिस्तान ने इसका अपोज किया, पाकिस्तान ने विरोध किया और विरोध करने का देखो मेजर रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर इश्यूज है वो काफ़ी मेजर रीजन है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज के ऊपर, ऐसे मंच के ऊपर, ऐसे फोरम में दोनों मेंबर कंट्रीज बनते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को लेकर के उनकी जो वॉइस है उनको उठाया जाता है, तो एक मेजर इशू होगा, एक मेजर तरीका होगा, वे होगा कि किस तरीके से हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रॉब्लम है ना, पीओके वाला जो रीजन जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, उस वाले रीजन की जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में अगर एज ए मेंबर कंट्री इंडिया को इंक्लूड किया जाता है तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज गुपकार अलायंस को लेकर के है। गुपकार अलायंस जो है वो मोदी के साथ में मीटिंग करने वाले हैं, दिल्ली में वो मीटिंग करेंगे और उसमें कुछ डिसाइड किया जाएगा, मतलब बेहतरीन कुछ रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। अब ये गुपकार अलायंस क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 2019 में, अगस्त 2019 में जो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट है उसका स्पेशल स्टेटस को छीन लिया गया और इसमें कुछ चेंजेस किए गए। जम्मू एंड कश्मीर को बांट करके 2 यूटी में चेंज कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट उसको अधीन कर दिया गया। लेकिन वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं वो चाहती थी कि जो स्पेशल स्टेटस है उसको दोबारा मेंटेन किया जाए, जो आर्टिकल 35A है उसको हटाया गया था उन सबको, और आर्टिकल 370 उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसी को लेकर के जो वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेन स्ट्रीम वाली, उन्होंने एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस है और आर्टिकल 35A के साथ में स्पेशल स्टेटस को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए ये एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया गया, जिसको पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इसको गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया और ये जो डिक्लेरेशन है वो 4 अगस्त 2019 को साइन किया गया था। ठीक है, इसका मेजर रीजन ये है कि श्रीनगर में जो गुपकार रेजिडेंस है, गुपकार रेजिडेंस, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, इसीलिए इसको गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, राष्ट्र मंच जो है उसके ऊपर बहुत सारी अपोजिशन पार्टी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के उन्होंने, मतलब जो एनडीए जो अलायंस है उसके मेंबर पार्टीज नहीं हैं। इसके अलावा जो अदर पार्टीज जो अपोजिशन में हर जगह बीजेपी और उसकी जो मेंबर अलाइज पार्टीज हैं उसके विरोध में जो पार्टीज हर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में खड़ी होती है, उन सारी अपोजिशन पार्टीज राष्ट्र मंच के ऊपर मिलने वाली थी, लेकिन बहुत सारी पार्टीज ने इसका विरोध किया है, मतलब वो इसमें शामिल नहीं हुई। अब ये राष्ट्र मंच क्या है? 2018 जनवरी 2018 में यशवंत सिन्हा जब वो किसी भी पार्टी में नहीं थे तो उन्होंने एक एक्शन ग्रुप बनाया था। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में जो यशवंत सिन्हा है वो तृणमूल कांग्रेस में है। तो ये राष्ट्रमंच के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। नेक्स्ट न्यूज, एडिटोरियल पेज पर कुछ न्यूज आई हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको लेकर के कुछ डाटा सामने आए हैं कि कोविड-19 की जब सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव के दौरान पूरे कंट्री में नेशनल लॉकडाउन नहीं लगाया गया बल्कि रीजनल लॉकडाउन लगाया गया। इसकी वजह से 92% वर्कर्स ऐसे हैं जिनको अपने एम्प्लॉयर से कोई भी मनी प्राप्त नहीं हुई। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में ये माना है कि बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो भी वर्क किया कोविड-19 के रीजनल जब लॉकडाउन लगाया गया सेकेंड वेव के दौरान, उस समय उन्होंने जो भी वर्क किया या तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं, दूसरा अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिला तो उनको पैसे नहीं दिए गए, और अगर कोविड-19 के बाद में भी पोस्ट इफेक्ट के रूप में भी ये देखने को मिला कि जो उनकी वेजेस हैं वो काफ़ी कम हो गई, मतलब कम पैसे के ऊपर उनको जॉब दी गई। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए,
देखो, पूरे वर्ल्ड का पहली बार फर्स्ट जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग प्लांटेड इन आसाम। आसाम में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग, रबर का पौधा लगाया गया है आसाम में, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखो, इस रबर को, ये जो सैपलिंग लगाया गया है, ये तैयार किया गया है केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसको इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि सर्दियों के टाइम जब सीवियर कोल्ड कंडीशन होती है उस समय ये अपने आप को क्या कर सके, बचाव कर सके, रख सके। इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये जो जीएम रबर हैज एडिशनल कॉपीज ऑफ द जीन MnSOD और मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये इसमें इंसर्ट किया गया है, और इंसर्ट करने की वजह से जब सीवियर कोल्ड कंडीशन होगी उस समय ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। रबर के बारे में आपको पता है कि ये प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है, जब किसी क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में कमर्शियल यूज के लिए उसको उगाया जाता है तो वो होती है प्लांटेशन क्रॉप। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, रबर हो गया, ये होती है प्लांटेशन क्रॉप। अब इसको उगाया गया है नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम इंडिया में हम देखें, देखो जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं उनको यूरोपियन कंट्रीज जब अपनी कॉलोनीज के दौरान वो अपना शासन करती थी, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में उन्होंने अपनी कॉलोनीज डेवलप कर रखी थी, तो उस एरिया में उन्होंने प्लांटेशन क्रॉप को इम्प्लीमेंट किया था। किसी भी रबर के प्लांट को उगने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसको चाहिए। इसके अलावा मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो सॉइल है वो रिच वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। हमारे इंडिया में टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो हैं सबसे ज़्यादा केरला में होता है, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटका में। ये जो रबर है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के तहत इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जाता है। रबर एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं रबर को स्टार्ट करने के लिए कि रबर का प्रोडक्शन बढ़ सके, जैसे रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम। ये एग्जाम्पल्स हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव लेकर के आ रही है। तो ये हमने रबर के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूज है, कुछ स्टडी हुई है, कुछ रिसर्च हुआ है, और उसमें ये माना गया है कि पोस्ट कोविड के दौरान अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो पीपल सेंट्रिक एजेंडा को हमें अपनाना होगा। जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, इनके लिए हमारी अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि पीपल को सेंटर में रख करके कोई भी एजेंडा डेवलप किया जाए, तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, अफगान वायलेंस हैज़ राइजन, जयशंकर। देखो, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, उनकी मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान। उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने ये माना कि जब से यूएस और नाटो एलीज अफगानिस्तान से बाहर निकल कर के आ रहे हैं, तब से वहाँ पर एट्रोसिटीज़, वहाँ पर जो वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। मेजर रीज़न ये है कि उनकी जो महिलाएं हैं, वहाँ की वीमेन हैं, चाइल्ड हैं, उनके ऊपर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो काफ़ी लेवल में बढ़ चुकी हैं। तो इसके लिए वर्क करने की आवश्यकता है। स्पेशली हमारा जो इंडिया है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान को लेकर के। जैसे कि आगे जब हम फॉरेन पेज पर इस आर्टिकल को और अच्छे से व्यू करेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हमें डायरेक्ट फोकस किया जाना चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, हाउस पैनल फॉर स्टडी ऑन माल न्यूट्रिशन। देखो, पार्लियामेंट्री पैनल मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए बोला है। पार्लियामेंट्री पैनल ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन आंगनवाड़ी सर्विसेज एंड माल न्यूट्रिशन लेवल अमॉन्ग चिल्ड्रन। एक सर्वे करवाने के बोला कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर आप सर्वे करो कि जब कोविड-19 था तो उन्होंने किस तरीके से अपनी सर्विसेज दी, और जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन का क्या लेवल है उसके ऊपर सर्वे किया जाए। देखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रन, यूथ, स्पोर्ट्स, ये राज्यसभा के एमपी हैं विनय
उनके द्वारा इसको हेड किया गया और उन्होंने ये माना कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उन्होंने कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से अपनी सर्विसेज दी, इसको समझने की आवश्यकता है। और कोविड का स्टैंडिंग और वेस्टिंग लेवल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐप बनाया है पोषण ट्रैकर। इसमें जो 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो क्या करेंगी, अपने डाटा, अपने जो भी वर्क उन्होंने किया है वो डेली इसमें इंसर्ट करेंगी और उससे जो गवर्नमेंट है उसको अवेयरनेस होगी कि किस तरीके से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। 1 जून से उनको अपना अपलोड करना है अपना जो भी डाटा है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री है वो इस कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं हुई और इसीलिए उन्होंने स्टेट से अपना फीडबैक लेने के लिए बोला है कि ये जो सर्वे है उसके लिए कोई भी सैंक्शन नहीं है। जो स्टेट्स है वो अपने पर्सनली भी अपने डाटा दे सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री को ये लगता है कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे ऑर्फेंड हुए हैं ना उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे ये बोला जा रहा है, एनसीपीसीआर ने अपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो रिपोर्ट सबमिशन की है उसमें ये माना कि 3500 बच्चे, द पैनल इज लर्न टू हैव एक्सप्रेस्ड इट डिसप्लीज ऑन द एनसीपीसीआर सबमिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर वर 3500 चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखो, कोविड के दौरान लाखों लोगों की संख्या में लोगों की डेथ हुई है और ये माना जा रहा है कि सिर्फ 3500 बच्चे अनाथ हुए हैं, बेसहारा हुए हैं। तो ये जम नहीं रहा, मतलब ये वाले जो डाटा हैं वो जम नहीं रहे। गवर्नमेंट ने जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं उनको पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए तक का उनके लिए एक फंड क्रिएट किया गया है, उनकी स्टडी के ऊपर खर्च किया जाएगा और पीएम केयर्स फंड के तहत, और आने वाले समय में जब उनकी एक एज हो जाएगी जो लिमिट मानी गई है तो उनको कुछ पैसा भी दिया जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में देखो, एक तो ये डाटा हो गया मेंस के हिसाब से कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म, और इस तरीके से जो फेक डाटाज हैं उनको इंट्रोड्यूस करके भी बहुत सारी जो स्कीम है उनका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। एक यहाँ पर वर्ड आया था स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग लेवल, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडिंग क्या होता है? स्टैंडिंग ये होता है कि आपकी जो शॉर्टर देन नॉर्मल, मतलब आपकी जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। वेस्टिंग क्या होता है कि आप नॉर्मल, आपका शरीर जितना होना चाहिए उससे आप कंपैरिजन में थिनर हो, पतले हो। और वेस्टेड एंड स्टंटेड दोनों साथ में हो किसी बच्चे में तो थिनर एंड शॉर्टर देन नॉर्मल, मतलब हाइट में छोटा और पतला, जितनी हाइट होनी चाहिए उससे ज़्यादा छोटा और पतला, जितनी वेट होना चाहिए बॉडी का उतना वेट नहीं है, उससे ज़्यादा पतला है बच्चा। नेक्स्ट न्यूज देखो, कल हमने देखा था कि एक दिन में 82 लाख वैक्सीनेशन डोज दी गई थी और कल भी हमारे इंडिया में 50 लाख जैब एक दिन में दी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा हमारे इंडिया में जिस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए हमने टारगेट फिक्स किया था उसको अचीव करने में ये जो डाटा है वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने माना है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो काफ़ी परेशानी क्रिएट करने वाला है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने जो स्टेटमेंट है उसमें ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि जो इमर्जिंग डेल्टा प्लस वेरिएंट है ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए। सबसे पहले अफगान वाला इशू हम देख लेते हैं, हमने पहले भी देखा। देखो, अफगान में जब से यूएस ने माना है तब से वहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। जो तालिबान है उसने तजिकिस्तान के साथ में जो अफगानिस्तान की बॉर्डर होती है उस वाले एरिया को कैप्चर कर लिया है और यूएस ने ये माना है कि तालिबान कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान का जो एरियाज़ है, लैंड एरियाज़, उसको कैप्चर करने की, और इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखो, इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इंडिया ये चाहता है, इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि जब वहाँ से यूएस चला जाए, यूएस अपनी आर्मी को लेकर के चला जाए तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट बने वो अफगान लेड, अफगान ऑन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस के तहत वहाँ पर गवर्नमेंट बने और अफगानिस्तान के सब कुछ अंडर में रहे। इंडिया का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में इसलिए भी है कि इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा है अफगानिस्तान में। जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देखें तो इंडिया ने वहाँ पर अफगानिस्तान पार्लियामेंट में
इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा जारांस डेलाराम हाईवे, यहाँ पर आएगा जारांस डेलाराम हाईवे, जिसके थ्रू हम ईरान से जुड़ करके जो चाहबार पोर्ट हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं उसके तहत कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं ताकि सेंट्रल एशिया तक हमारी पहुंच बन सके। इसके अलावा इंडिया ने सलमा डैम, जिसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इंडिया ने $3 बिलियन और ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीज़ों में। इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है अफगानिस्तान को लेकर के, क्योंकि इंडिया इसी के तहत सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल एंड मिनरल रिच कंट्रीज़ हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच बना सकता है। ठीक है, तो लैंड रूट का यूज़ करते हुए पहले ईरान तक इंडिया आएगा और फिर लैंड रूट का यूज़ करते हुए फिर सेंट्रल एशिया तक इंडिया जाना चाहता है। इसलिए अफगानिस्तान में इंडिया चाहता है कि यहाँ पर टेररिज्म ना हो, क्योंकि टेररिज्म होगा तो जो भी हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक रीजन क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर भी इंडिया को प्रॉब्लम है। इंडिया को लगता है कि अगर यहाँ पर टेररिज्म बढ़ेगा तो देखो इंडिया की ये बॉर्डर, ये वाला जो रीजन है, पीओके वाला रीजन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो वाला रीजन अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो उस वाले रीजन से जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया में इंसर्ट होंगे और इंसर्ट होकर के हमारे इंडिया में जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया ये चाहता है कि वहाँ पर एक ऐसी फ्रेंडली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश हो जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करे, अफगानिस्तान भी वेल डेवलप्ड हो और इंडिया को भी उसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूएस ने पहले भी बोला है कि वो 80 मिलियन डोजेज वैक्सीन की प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें 55 मिलियन जो डोजेज हैं वो पहले प्रोवाइड करवाने वाला है ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतनी जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाने वाला है, जिसमें कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत 41 मिलियन शॉट्स प्रोवाइड करवाएगा। कोवैक्स इनिशिएटिव ये है जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास, जिनके पास में संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवाओ ताकि वो उसका यूज कर सके अपने कंट्रीज़ के लिए। अभी डिसाइड नहीं किया गया कि इंडिया को इसमें कितनी डोजेस मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज देखो, चाइना में जो जिंजियांग रीजन है वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को लेकर के प्रॉब्लम है, तो उसी को लेकर के UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कनाडा ने लीड किया है और 40 कंट्रीज़, मोर देन 40 कंट्रीज़ ने ये बोला है कि जिंजियांग रीजन में, हांगकांग और तिब्बत वाले रीजन में चाइना जो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन करने के लिए जो वर्क कर रहा है वो काफ़ी परेशान करने वाला है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, और इसका मेजर रीजन ये है, मेजर एम ये है कि ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट और प्रमोशन किया जा सके और स्ट्रेंथन कर सके, इसके लेकर के इसको बनाया गया था। 2006 में UNHRC को बनाया गया था और इससे पहले ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स था, उसको डिसॉल्व किया गया और ये नई बॉडी बनाई गई। जो OHCHR मतलब ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, वहीं पर वो उसी हेडक्वार्टर का यूज़ किया जाता है UNHRC के लिए। ठीक है, ये जो UNHRC है इसमें 47 मेंबर्स स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं में से इलेक्ट करके इसको बनाया जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड को अलग अलग एरिया में बांट रखा है और हर एरिया से सीट फिक्स कर रखी है कि किस एरिया से कितनी सीट में कितने जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर रोटेशन के आधार पर अलग अलग कंट्रीज़ को इसका मेंबर बनाया जाता है और वो फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर मिल करके काम करते हैं। लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल है चाइना से लेकर के। चाइना में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है, उसके लिए काफ़ी वर्क किया जा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है? देखो, मेजर रीज़न तो ये है कि चाइना में जो क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है वो सिचुआन जो स्टेट है वहाँ तक पहुँच गई है। सिचुआन जो स्टेट है वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। इसका मेजर रीज़न ये है कि देखो चाइना जो है वो अपनी जो करेंसी है युआन, उसका डिजिटल वर्जन लॉन्च करने की सोच रहा है। तो इसी को लेकर के चाइना अपने इस मार्केट में
युआन जो करेंसी है उसको अच्छे से लॉन्च कर पाए, इसीलिए वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या कर चलना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो क्रिप्टो माइनिंग की अगर बात करें तो चाइना में एक बड़ा बिजनेस है। दुनिया भर में जितना भी बिटकॉइन का प्रोडक्शन होता है उसमें आधा हिस्सा तो चीन से आता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो क्रिप्टो करेंसी हैं उनका भी यहाँ पर माइनिंग होती है। चाइना में एक मेजर रीजन, एक तो क्या है, फर्स्ट मेजर रीजन हमने डिस्कस किया कि वो अपनी जो युआन करेंसी है उसका डिजिटल वर्जन लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा मेजर रीजन क्या है कि जो क्रिप्टो माइनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज किया जाता है। जैसे कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए एक स्पेशल डिज़ाइन किए हुए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है जिसमें बड़ी मात्रा में बिजली खर्च होता है। इसीलिए सिचुआन जो प्रांत है जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट को बैन किया गया है, वहाँ पर तो हाइड्रो पावर के इस्तेमाल से बिटकॉइन माइनिंग की जाती है। और यही वजह है कि लंबे समय से चाइना इसके ऊपर वर्क कर रहा था और चाइना चाहता था कि इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर क्या किया जाए, रोक लगा दी जाए, ठीक है। इसके अलावा जो मंगोलिया, यूनान, सिंजियांग ऐसे वाले जो रीजन हैं वहाँ पर तो जो कोयला है, कोल जो है उसकी सहायता से भी क्या किया जाता है, बिजली बनाई जाती है और फिर उस बिजली का यूज किया जाता है बिटकॉइन माइनिंग में। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें काफ़ी ज़्यादा में एनर्जी खपत होती है तो उनको रोक लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो लास्ट मंथ हमने देखा था कि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब दोबारा से क्रिप्टो करेंसी में बढ़त देखने को मिल रही है, तो ये लगता है कि चाइना में जो पहले बैन किया गया था उसके ऊपर दोबारा से वर्क किया जा सकता है। इसीलिए ये कोशिश की गई है कि जो भी चाइना में पहले बैन किए गए प्रोजेक्ट्स को उनको अच्छे से बैन किया जा सके। इसीलिए चाइना में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए इतने अच्छे से वर्क किया जा रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। देखो जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एस्टेब्लिश है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। आपको जाना है, रिसर्च करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस समय जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफ़ी न्यूज़ में है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी बार बार ये कोशिश की गई कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, तो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई है। और अब चाइना ने कोशिश की है, तो ठीक है, तो ये न्यूज़ में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक कंट्री ने लीगल तरीके से इसको वैलिड कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रेड होता है वो हो सकता है। तो उस कंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।